नमस्कार। छोटे भाई की छोटी बातों में फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है अंधा कानून या कमज़ोर सरकार। देखिए, आज हम आपको नवाबों के शहर लखनऊ ले चलते हैं। वहाँ हमने लखनऊ प्रेस क्लब में एक सेमिनार में भाग लिया और उसका विषय था लोकतंत्र, प्रतिरोध और कानून। इस पर बड़ा दिलचस्प परिचर्चा हुई थी और इसमें 3 खास जानबाज महिलाएं थी। लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति जी डॉक्टर रूपरेखा वर्मा, इलाहाबाद के पत्रकार सीमा आज़ाद और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से आई हुई शाहरुख आलम वकील साहिबा। तो आइए हम इनका थोड़ा सा परिचय दें। वैसे डॉक्टर रूपरेखा वर्मा, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस पे अर्पित किया, गरीबों निस्सहायों की सहायता करने के लिए और सामूहिक सौहार्द बनाए रखने के लिए। जहाँ तक सीमा की बात है, वे गरीबों और ख़ास करके आदिवासियों के अधिकार के लिए लड़ती रही और उनको अपने अधिकार दिलवाने में उनको 2.5 साल जेल का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी और बुलंद हो गया। और शाहरुख आलम जी जो हैं, वे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और ख़ासकर मानव अधिकार के केसेस को वो लेके चलती है। तो आइए हम उन्हीं की आवाज़ में उनकी बातें को सुनते हैं। वो लेके एक प्रोटेस्ट होना था और कल रात से ही बहुत सारे लोगों को हाउस अरेस्ट किया जा चुका है। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट इसलिए नहीं होने देते हैं कि हर समय हर शहर में धारा 144 लगी होती है, जबकि धारा 144 2 महीने से ज़्यादा समय तक नहीं लगी रह सकती है। उसके बाद भी हर 2 महीने पे उसको एक्सटेंड करते रहते हैं। तो ये इस लोकतंत्र की स्थिति है, जबकि लोकतंत्र में प्रदर्शन उसकी एक पहचान होती है, व्यक्ति की आज़ादी एक पहचान होती है। रेनेसां में के टाइम में जितने भी मतलब व्यक्ति की गरिमा को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई, बहुत सारी कलात्मक चीज़ें रची गई, लेकिन आज हमारे देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की क्या स्थिति है हम और आप सब लोग जानते हैं। और उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता या इन बहुत सारी चीज़ों को, बहुसंख्यक के लोकतंत्र को किस तरह से लागू किया जा रहा है, इन सब चीज़ों पे हमारी जो मेहमान हैं शाहरुख आलम जी, उनको बात करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। सीमा जी ने हम लोगों को बताया कि वर्तमान सरकार किस प्रकार लोकतांत्रिक गतिविधियों को और प्रदर्शन पर अंकुश लगाती जा रही है। और उसके बाद शाहरुख जी ने इसका पुराना इतिहास हमको बताया कि ये जो बीज बोया गया कि पब्लिक पर अंकुश लगाएं, कि कहाँ से कब कहाँ शुरू हुआ है। हालात हाजरा पे नहीं बात करना चाहते हैं, माजी पे बात करना चाहते हैं। वो भी रेलेवेंट है इसलिए कि माजी भी, हिस्ट्री भी घूम के फिर आती है, बार बार आती है। आजकल डीकॉलोनाइजेशन पे बहुत बात हो रही है, हर चीज़ को डीकॉलोनाइज किया जा रहा है, इंडियनाइज किया जा रहा है। हम आपसे बात करना चाहते हैं कॉलोनाइजेशन की। जो हमारे 3 कानून हैं, क्रिमिनल लॉज जो हैं, इंडियन पीनल कोड जो कि अब PNS बन गया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, ये तीनों अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है और सरकार आजकल इसी को डीकॉलोनाइज कर रही है, इसको इंडियनाइज कर रही है। मगर हम आपके सामने 4 एग्जाम्पल्स देंगे। पहली कहानी मेरी, ये 1780 की बात है। कंपनी बहादुर, ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट की तरफ एक्सपैंड कर रही है, बंगाल में काबिज है और उन्होंने रेवेन्यू राइट्स अपने हाथ में ले ली है। तो जो रेवेन्यू की अदालतें हुआ करती थी, जो दीवानी अदालत कहलाती थी, अब उसको अंग्रेज चलाते हैं। मगर जो फौजदारी अदालत है, जो क्रिमिनल लॉज हैं, वो उस वक्त भी मुफ्ती और काजी चलाया करते थे। वहाँ मुफ्ती बैठते थे, काजी बैठते थे। तो हो ये रहा था कि हर थोड़े दिन पर एक छोटा बड़ा रिबेलियन हो जाता था अंग्रेज़ों के खिलाफ, इसको ले लगान को लेके और बातों को लेके।
वो कहते थे अंग्रेज के इसको सजा दो। पहले जब लोग विरोध करते थे उनको अपना कारण बताने का मौका दिया जाता था कि क्यों ये लोग विरोध या प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जो है बिना कारण भी लोगों को सलाखों के पीछे भेजे जाते हैं और कहते हैं अब सरकार को न्याय से मतलब नहीं है, केवल कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए उनकी प्राथमिकता ही है। और ताकि बीच मझधार में नाव को कोई हिला ना सके और जाहिर सी बात इनकी कुर्सी भी ना हिल जाए। चुनाने से पहले ये समझना होगा कि आखिर ये रिबेलियन हुआ क्यों था, और उसके लिए पहले ये समझना होगा कि इनकी जायज वजह थी कि नहीं। तो लंबा लंबा ट्रायल चलता था कि वजह क्या थी, वजह बताओ, वजह जायज थी कि नहीं। तो वहाँ उसके जो लीडरान थे रिबेलियंस के, वो वजह बताते थे कि इनकी लगान देखिए, इनकी हरकतें देखिए, और अक्सर वो छूट जाते थे। मुफ्ती ये फैसला देते थे कि इन्होंने किया तो सही रिबेलियन, मगर वजह जायज थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत परेशान थी कि पहले तो रिबेलियन होता है, फिर ये छूट जाते हैं, कोर्ट इनको छोड़ देते हैं। उस वक्त पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि इनको सजा फौजदारी अदालत नहीं देगी, इनका फैसला कलेक्टर करेगा, हमारा अफसर करेगा। और पहली बार ऐसा हुआ कि लॉ में वजह, रिबेलियन की वजह को दरकिनार कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि बहुत गड़बड़ होती है, बहुत डिस्टर्बेंस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो जाता है, हमारा नुकसान हो जाता है, तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि तुम्हारी हरकत से लॉ एंड ऑर्डर पर क्या असर पड़ रहा है। हम ये नहीं देखेंगे कि तुम्हारी वजह क्या थी, वजह जायज थी, वजह गलत थी, वजह सही थी, ये सब अलग करो फ्रॉम द रीजन ऑफ द प्रोटेस्ट। लॉ ओनली इज नाउ कंसर्न्ड विद लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर। और ये शुरू हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की ने किया था 1780 वगैरह में, अभी तक चल रहा है। उसके बाद अगला पड़ाव आता है 1929 में, मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, बहुत मशहूर मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था। उस वक्त नहीं, सॉरी, एक पड़ाव और था। 1860 में इंडियन पीनल कोड बनता है, और उस वक्त ब्रिटिश सरकार कहती है कि इस बात को इंडियन पीनल कोड में डालना तो बड़ा जरूरी है कि अगर आप कोई ऐसी हरकत करेंगे, कोई ऐसी बात कहेंगे, कोई ऐसा आर्ट बनाएंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर पर फर्क पड़ेगा, तो आपको जेल होगी। तो सेक्शन 124A उस वक्त डाला गया, सेडिशन का सेक्शन है, और उसकी लॉजिक बिल्कुल वही थी जो कंपनी बहादुर की लॉजिक थी कि आपकी वजूहात से हमें कोई हमें दिलचस्पी नहीं है उसमें, हमें सिर्फ इस बात में दिलचस्पी है कि आपकी हरकतों से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। देखने को मिलता है कि धीरे धीरे समय बीतते बीतते ये सारे कानून और भी सख्त और जन विरोधी होते गए। रियलाइज कर रहे थे, उनसे खतरा था। तो उस वक्त लॉ को और खींचा गया, ये कहा गया कि दे आर मोबिलाइजिंग which has the potential of danger in the future। मतलब अभी कोई क्राइम नहीं हुआ है, अभी कोई जुर्म नहीं हुआ है, अभी किसी ने 124A भी नहीं किया है, ना किसी ने कोई ऐसी बात कही है which might cause something in the future। आप ये कह रहे हैं कि ये लोग ऐसी हरकतें करेंगे जिससे लोग ऐसी बातें कहेंगे which might be seditious। तो इनको आप लंबा अरेस्ट करके लंबा ट्रायल चलाते हैं। कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सेडिशन, नॉट इवन सेडिशन, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सेडिशन। आखिर में सीमा ने ये भी बताया, क्योंकि जब वो जेल में बंद थी और जाहिर सी बात की महिला जेल में थी, तो जितने अधिकांश जो महिला वहाँ ठूसी गई थी, इसलिए क्योंकि उन्होंने पुरुषों का सत्ता का विरोध किया, जिसको पेट्रियार्की कहते हैं। जेल के हवाले से मैं कह रही हूँ क्योंकि जेल मुझे एक ऐसी जगह लगती है, जैसे जब हम चावल पकाते हैं तो एक चावल का दाना छू के समझ जाते हैं कि चावल पका है या नहीं, तो जेल मुझे उस चावल के दाने की तरह लगता है कि जेल की स्थिति देखकर हम समझ सकते हैं कि इस देश में कितनी डेमोक्रेसी है। और ख़ास तौर पे महिला जेल के बारे में
वहाँ पे जब हम देखते हैं कि क्या स्थिति है, किन किन केस में आई हैं वो, किस तरह के मुकदमे हैं उनके ऊपर, तो ये अगर मतलब मेरी जो स्टडी है, मैंने जितना जाना है उसमें मैं दावे के साथ कह सकती हूँ बल्कि कि अगर पेट्रियार्की को इस सोसाइटी से माइनस कर दिया जाए तो महिला जेलें बंद हो जाएगी। मैंने बहुत कम मतलब पूरे 2.5 साल के जीवन में एक जेल का मैं अनुभव बता रही हूँ, एक ही ऐसी लड़की देखा है जो कि प्रोफेशनल इसको अपराधी जो उनकी परिभाषा में है। बाकी सारे लोग, सारी महिलाएं इसलिए जेल में थी क्योंकि उन्होंने पेट्रियार्की से, पितृसत्ता से विद्रोह किया। वो अपने मन का जीना चाहती थी, वो अपने मन के आदमी से शादी करना चाहती थी या अपने मन का जो भी करना चाहती थी। अंत में हम ये बताएंगे कि शाहरुख जी ने ये भी बताया कि संविधान के बनते बनते 15 दिन के अंदर उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रकार बोलने की आज़ादी पर अंकुश लगाया और संविधान में उन्होंने संशोधन लाया। मजे की बात यह है कि इस समय हम लोग नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इंडियन पीनल कोड को भारत संहिता बना रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि नाम बदलने से काम बदलता है, लेकिन ऐसे हो नहीं रहा, ठीक विपरीत हो रहा है। क्योंकि जैसे इंग्लैंड को हम लोग पहले साम्राज्यवादी कहते थे, हम अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, लेकिन अब इंग्लैंड जो है साम्राज्यवादी से लेके लोकतांत्रिक बना और हम लोग ठीक विपरीत हो गए हैं। और उसके लिए हम कुछ उदाहरण आपको देते हैं जो उन्होंने हमको बताया कि इंग्लैंड में ऐसे है, यदि अपराधियों के खिलाफ 12 घंटों के अंदर चार्जशीट तैयार नहीं होता है तो हम उसको हिरासत में नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ इंडिया में 90 दिनों तक बिना चार्जशीट का रखा जा सकता है और उसको भी अब 180 दिन बढ़ा कर दिया गया है। उसी तरह इंग्लैंड में यदि 100 दिनों के अंदर ट्रायल जो है शुरू नहीं होता है तो तुरंत उस जो अक्यूज है उसको हमें रिहा करना होता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि 6-6 साल हो रहे, 9-9 साल हो रहे हैं और ट्रायल शुरू भी नहीं होता है और ऐसे लोग जेलों में सड़ रहे हैं। तो ये हमको सोचने का मजबूर करता है कि क्या हम अमृतकाल की ओर बढ़ रहे हैं या हम जंगल राज की ओर पीछे खसक रहे हैं, जिसमें कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये और ऐसे परिस्थितियों में क्या हम मूक दर्शक बने रहेंगे, खासकर जो सामाजिक कार्य करता है। हमें समाज के लिए खास करके जो निसहाय लोग हैं, जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, उनके लिए हमको आवाज़ उठाना होगा, संगठित होना पड़ेगा और जन आंदोलन चलाना होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।